नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए जरूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ जारी वसूली नोटिस को वापस लेने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, यदि प्रदेश सरकार दिसंबर 2019 में जारी नोटिस पर कार्रवाई करती है तो ये कोर्ट की आलोचना होगी। कोर्ट ने वसूली नोटिस को वापस लेने के अंतिम मौका दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर कोर्ट इसे स्वयं रद्द कर देगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में की गई कार्रवाई न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी और इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कार्रवाई में खुद एक शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक की तरह काम किया है। सुप्रीम कोर्ट परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में नागरिकता विरोधी अधिनियम सीएए आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि सरकार द्वारा ये नोटिस मनमाने तरीके से भेजे गए हैं। उधर कर्नाटक में छिड़ी हिजाब की जंग के बीच बुर्का पहनकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वाली छात्रा मुस्कान खान के समर्थन में उलेमा भी उतर आए हैं। जहां जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुस्कान को 5 लाख का नगद इनाम देने की घोषणा की है। वहीं उलेमा ने कहा कि अकेली छात्रा के सामने नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तंजीम अबना ए दारुल उलूम के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती याद इलाही कासमी ने कहा कि कर्नाटक के कई कॉलेजों में हिजाब पर रोक लगाने वाली घटना निंदनीय है। कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार इसका संज्ञान ले। साथ ही सभी सामाजिक संगठनों और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले लोगों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में सभा करने का मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कासगंज के पटियाली में चुनावी सभा को संबोधित करने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नमन किया। कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में पटियाली दरियागंज रोड पर फायर स्टेशन के सामने मैदान में बने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यूपी के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। परिवारवादी लोग इस समय बौखलाए हैं, ठान कर बैठे हैं कि गरीब के लिए चल रही सारी योजनाओं को बंद कर देंगे। उन्हें लगा ये योजना चालू रहेगी तो योगी और मोदी के गीत गाएंगे। आप चाहते हैं कि योजनाएं चालू रहें, गरीब का घर चूल्हा जले। पीएम मोदी ने कहा कि जहां डर माफिया का राज होता है वहां विकास संभव नहीं होता है। कानून व्यवस्था स्थापित करना छोटी बात नहीं है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं। कानून व्यवस्था के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सजग रहना पड़ता है, ये मैंने देखा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जहां डर माफिया का राज होता है वहां विकास संभव नहीं होता है। उधर पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि हॉट सीट अमृतसर पूर्वी पंजाब कांग्रेस प्रधान और प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू के कारण फिर सुर्खियों में आ गई। राबिया सिद्धू ने वीरवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह उनके पिता के सामने खड़े होने लायक तक नहीं है। पिता सिद्धू की जीत तक शादी नहीं करने की बात करके राबिया ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये पहली बार नहीं है कि 26 साल की राबिया सिद्धू सुर्खियों में आई है। इससे पहले मई 2021 में भी वह किसान आंदोलन के दौरान पटियाला में घर की छत पर काले झंडे लगाते देखी गई थी। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि राबिया एक प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर है। 3 कृषि कानूनों को लेकर जब किसान आंदोलन कर रहे थे तब भी राबिया सिद्धू पिता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सक्रिय नजर आई थी। 26 मई को कृषि कानूनों के खिलाफ राबिया सिद्धू ने अमृतसर स्थित अपने घर की छत से ऊपर काला झंडा लगाया था। बाद में जब कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई तब ये झंडा उतार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों ने यूक्रेन को लेकर रूस तथा नाटो देशों के बीच तनाव, अफगान संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबाव पर बढ़ती चिंताओं के बीच शुक्रवार को विस्तारपूर्वक चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पया ने
ने वार्ता से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। पयाने ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्वाड के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कोरोना वायरस टीके के वितरण, आतंकवादी रोधी प्रयासों और समुद्री सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन में सहयोग पर केंद्रित होगी। अर्थ जगत से सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 6 फरवरी तक के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 6,754 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए, जबकि उसके पिछले वर्ष में ये संख्या 5,554 करोड़ था। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 3 साल के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान लेन देन में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। उधर एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए शुक्रवार को फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। खेल जगत से रोहित शर्मा ने फुल टाइम वनडे कप्तान के तौर पर अपने पहले ही वनडे सीरीज में इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा भारत के पहले ऐसे कप्तान बन गए जिनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने किसी वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीनों मैच भारत ने जीते और इस सीरीज में 3-0 से जीत हासिल कर खिताब पर कब्जा किया। रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया और वो कमाल किया जो उनसे पहले किसी भी भारतीय कप्तान ने इससे पहले नहीं किया था। गुड टू नो में आज हम जानेंगे 11 फरवरी के बारे में। आज विश्व स्तर पर 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2015 में 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया गया था। इसके बाद इस दिवस को पहली बार 2016 में मनाया गया था। AISHE सर्वेक्षण में पाया कि विज्ञान में PhD कार्यक्रम में दाखिला लेने वालों में लगभग 48% महिलाएं थीं। आइए आपको बताते हैं उन 7 भारतीय महिला वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने इतिहास रचकर भारत का मान बढ़ाया था। टेसी थॉमस जिन्हें भारत की मिसाइल विमेन के नाम से भी जाना जाता है, वे वैमानिकी प्रणालियों की महानिदेशक और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में अग्नि 4 मिसाइल की पूर्व परियोजना निदेशक हैं। वे भारत में एक मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक हैं। ऋतु करिधल चंद्रयान 2 मिशन के मिशन निदेशक के रूप में ऋतु करिधल को भारत की सबसे महत्वाकांक्षी चंद्र परियोजनाओं में से एक में भूमिका निभाने के लिए लाया गया था। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर ऋतु साल 2007 में इसरो में शामिल हुई थी। मंगला मणि इसरो की पोलर वुमेन मंगला मणि अंटार्कटिका के बर्फीले परिदृश्य में 1 वर्ष से अधिक समय बिताने वाली इसरो की पहली महिला वैज्ञानिक है। इसरो के ग्राउंड स्टेशन के संचालन और रखरखाव के लिए उन्होंने 403 दिन बिताए। आनंदीबाई गोपालराव जोशी भारत की पहली महिला फिजिशियन थी। जानकी अम्माल पद्मश्री सम्मान पाने वाली वो देश की पहली महिला वैज्ञानिक थी। जानकी अम्माल बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के पद पर भी कार्यरत रही। कमला सोहोनी प्रोफेसर CV रमन की पहली महिला स्टूडेंट थी। कमला सोहोनी ने यह खोज की थी कि हर प्लांट टिश्यू में साइटोक्रोम C नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। असीमा चटर्जी केमिस्ट्री में अपने कार्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहीं। एंटी एपिलेप्टिक मिर्गी के दौरे और एंटी मलेरिया ड्रग्स का डेवलपमेंट असीमा चटर्जी ने ही किया था। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।